जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में आपको बताने वाला हूँ जितने भी छात्र डीआरडीओ सेक्टर 10 के अंतर्गत एग्जाम देने जा रहे हैं, टेक्नीशियन ए के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से फॉर्म को अप्लाई किए, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेके आया हूँ। और कुछ क्वेश्चन आपका टेक्निकल एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये क्वेश्चन आपका बार बार देखने को मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैं 31 नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 30 क्वेश्चन कवर कर दिया है, जो कि चैनल पे आपको अपलोड मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 31 में कहा जा रहा है कि यदि दिष्ट धारा श्रेणी मशीन में आगे खाली स्थान है वाली क्षेत्र कुंडली होती है, मैंने किस तरह की क्षेत्र कुंडली होती है। तो ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये ऑप्शन दिया गया, मोटे तार के अधिक फेरों वाली, बी ऑप्शन पतले तार के अधिक फेरों वाली, और सी ऑप्शन है मोटे तार के कुछ फेरे, और डी ऑप्शन है पतले तार के कुछ फेरे। तो ध्यान रखिएगा, डीसी श्रेणी मशीन में क्षेत्र जो कुंडलियां होती है, जिसे क्षेत्र श्रेणी कहते हैं, इसका जो होता है मोटे तार से कुछ फेरों वाला ये बनाया जाता है। और इसमें जो आपका सही ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर सी दिया गया, मोटे तार के कुछ फेरों वाला, इसको आप ध्यान रखिएगा। और जो सीरीज फील्ड होता है उसका प्रतिरोध कम होता है, और आर्मेचर के सीरीज करंट में ये आपका जुड़ा होता है। मैं आप जब आईटीआई का क्लास करा रहा था, उस समय मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक 6 पोल लैप कुंडलित जनित्र में 300 कंडक्टर है, प्रति कंडक्टर प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। जनित्र की अ, जनित्र की जनित वोल्टता क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें दिया क्या गया है। यदि आप सभी का यहाँ पर मान जान लेते हैं, तो आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कितना, 6 पोल, मतलब पी का मान कितना दे दिया गया, तो 6 दे दिया गया। आगे कह रहा है कि जनरेटर में 300 कंडक्टर है, कंडक्टरों की संख्या कितनी है, 300। तो कंडक्टर की संख्या को हम किससे इंडिकेट करते हैं, जेड से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 300। ध्यान देखिएगा, सारे क्वेश्चन को आपको बताने वाला हूँ। अब आगे यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रति कंडक्टर प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ का मान यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, तो प्रेरित ईएमएफ, तो ईएमएफ का यहाँ पर मान दे दिया गया 5 वोल्ट। तो यहाँ पर आप ईएमएफ लिख लीजिए, ई ई एम एफ, जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये कितना दिया गया, 5 वोल्ट दिया गया है। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जनित्र की जनित वोल्टता क्या है, जनित वोल्टता कह रहा है, मतलब कि इसमें जो पूछ रहा है ईएमएफ का मान पूछ रहा है। तो इसमें ईएमएफ का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे साथियों, एक सूत्र का उपयोग करेंगे। इसमें सूत्र के अनुसार आप इसको आसानी से लगा पाएंगे। देखिए, कुल चालक इसमें 300 है, तो समांतर पथ 6 से है, तो प्रत्येक समांतर पथ में जो चालक होगा वो 300 बटे 6 कर दीजिए। तो 300 बटे आप 6 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये आपका हो जाएगा 30, 5 आपका आ जाएगा, 50 हो जाएगा। 5 6 30 आपका हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा। अब यहाँ पर निकालिए, जब यहाँ पर 50 हमारा चालक आ गया, तो 50 चालक में जनित वोल्टता कितना होगी, तो एक यहाँ पर चालक में कितना दिया गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो 5 वोल्ट दिया गया है। तो 50 गुणे आप 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, ये आपका 250 वोल्ट आ जाएगा। अब इसमें जो 250 वोल्ट दिया गया ऑप्शन में, हमारा ए ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किसका मान आ जाएगा साथियों, तो ये जो आपका आ जाएगा, अभी मैंने आपको बताया ईजी का मान आ जाएगा, किसका, ईजी का। और यही हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंट जनित्र 250 वोल्ट के टर्मिनल विभवांतर पर 195 ए प्रदान करता है। आर्मेचर प्रतिरोध और शंट क्षेत्र प्रतिरोध क्रमशः 0.02 ओम और 50 ओम है। जनित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन जो आपका लगेगा, ऊपर जो मैंने आपको बताया उसी तरह आप सबका मान यहाँ पर रखिए, उसके बाद आप आसानी से लगा पाएंगे। जिससे कि मैं आपको यहाँ पर हिंट दे देता हूँ। देखिए, इसमें जो दिया गया शंट जनित्र जो कि 250 वोल्ट दिया गया है, तो ये आपका भी का मान दे दिया गया है। और आगे कह रहा है कि 195 ए प्रदान करता है। ये देखिए, ये जो आपका आई एल का मान दे दिया गया, कितना, आई एल का मान 195, और ये आपका किस में हो दिया गया है, तो ये विभवांतर आपका एम्पियर में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आगे कह रहा है कि आर्मेचर प्रतिरोध और शंट क्षेत्र प्रतिरोध क्रमशः 0.02 है, 0.02 है। आपका कितना ये किसका मान दे दिया गया है, तो आर्मेचर आपका कह रहा है, क्षेत्र आर्मेचर, तो ये आपका आर ए का मान दे दिया गया है, कितना, 0.02 ओम दे दिया गया है। और आगे यहाँ पर कह रहा है कि 50 ओम है जनित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। ये जो 50 ओम दिया गया, ये किसका मान दे दिया गया, तो ये आपका आरएसएच का मान दे दिया गया। किसका दे दिया गया, आरएसएच का मान दे दिया गया है। कितना साथियों यहाँ पर दिया गया, 50 ओम। तो आगे कह रहा है कि विद्युत
वाहक बल का, मतलब कि यहाँ पर भी आपको ऊपर जो मान ज्ञात किया गया है, वही आपको ज्ञात करना है, ईजी का मान ज्ञात करना है। किसका साथियों? ईजी का। अब यहाँ पर मोबाइल के द्वारा मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको नहीं बता सकता, क्योंकि स्क्रीन पे यहाँ पर सही से यहाँ पर लिखा नहीं जाता, ठीक है? बस यहाँ पर स्टडी के लिए आपको बता रहा हूँ। अब सारी चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बता दिया क्रम से, अब आपको क्या करना है, सूत्र के अनुसार इसको आप रख कर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, ये आपका जो सूत्र होता है, आईए बराबर आईएसएच माइनस आपका हो जा सॉरी, यहाँ पर प्लस लगेगा, प्लस आपका क्या हो जाता है, आईएल हो जाता है। तो इस पर आप सॉल्व कीजिए। आईएसएच का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पर कितना दिया गया साथियों, तो इसको आप निकालिए। पहले आईएसएच का मान निकालेंगे तो 250 गुणे आप 250 बटे 50 करेंगे तो 5 एम्पियर आ जाएगा। तो आईएसएच का मान कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। प्लस यहाँ पर आईएल का मान कितना दिया गया है, आईएल का मान 195 यहाँ पर ऊपर दिया गया, देख सकते हैं। तो 100 यहाँ पर आप 95 लिखेंगे, तो प्लस 5 प्लस 195 आप कीजिए, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ईजी बराबर आपका भी प्लस आईए इंटू आरए से आप इसको सोल्व करेंगे तो 250 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 200 गुणे 0.02 करिए, देखिए कितना आता है। तो आप इसको पहले ऐसे कर लीजिए, ये आपका 250 आपका इसको कीजिए, तो 250 इसको साइड में कर दीजिए और यहाँ पर 200 गुणे 0.02 कीजिए, तो ये आपका 4 आ जाएगा गुणा करने पर। तो 250 प्लस 4 तो 254 आपका आएगा। और ऑप्शन में आपका कौन-सा दिया गया है, 254, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है, जिसमें पूछा जा रहा है कि आर्मेचर कंडक्टर या अग्र पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन अग्र अंतराल, बी ऑप्शन देंगे दिक् परिवर्तक अंतराल और सी ऑप्शन देंगे परिणामी अंतराल और डी ऑप्शन देंगे पक्ति अंतराल। जो कि ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल टीजी2 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा, अग्र अंतराल सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों आर्मेचर कंडक्टर या अग्र पर कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, अग्र अंतराल बोलते हैं। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सिरों पर संयोजित प्रथम कुंडली या द्वितीय चालक तथा द्वितीय कुंडली में प्रथम चालक के बीच दूरी की जो फ्रंट पिच होती है, जिसको वाई एफ से इंडिकेट किया जाता है, वाई एफ से इंडिकेट किया जाता है, इसको फ्रंट पिच बोलते हैं। और ये जो होता है आर्मेचर चालकों के पदों को मापा जाता है इसके द्वारा। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि कम्यूटेशन के दौरान कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल को कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया और ईपीपीसीएल टीजी2 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, जो दिक् परिवर्तन यहाँ पर दिया गया है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कम्यूटेशन, ठीक है? क्या बोला जाता है? कम्यूटेशन बोला जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा भी गया है, इसको बोला जाता है कम्यूटेशन। अब देखिए, जो दिक् परिवर्तन होता है, इसके दौरान जो कॉइल होता है, उसमें स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको ईएमएफ बोला जाता है, वो प्रतिक्रिया वोल्टेज जो होता है, वो कहलाता है, जिसको हम रिएक्टेंस वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है? वो उसको बोला जाता है। अब यहाँ पर कंडक्टर की बात कर रहा है कि स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल को कहते हैं। अब यहाँ पर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका रिएक्टेंस वोल्टेज को, और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, इसी को बोला जाता है रिएक्टेंस वोल्टेज, जो कि ईएमएफ जो प्रतिक्रिया वोल्टेज होता है, उसी के अनुसार इसको जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टता ड्रॉप का सूत्र क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आर्मेचर यहाँ पर दिया गया प्रतिरोध वोल्टता ड्रॉप का सूत्र, सूत्र को आप याद कर लीजिएगा। वैसे इसका जो सूत्र होता है फॉर्मूला आपका ईजी बराबर फाई जेड एन पी अपान 60 ए होता है, ठीक है? कितना होता है? ईजी बराबर 5 जेड एन पी अपान 60 होता है। लेकिन आप इसको और भी यहाँ पर संक्षेप करेंगे तो ये जो सूत्र होता है, ये आपका काफी यहाँ पर कम में आपको देखने को मिल जाता है, या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही मैच कर रहा है, देखिए, यहाँ पर जो प्रतिरोध ड्रॉप की जब बात करें तो प्रतिरोध ड्रॉप के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टता के लिए आईए इंटू आरए होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आईए जो आपका होता है आर्मेचर करंट होता है, और आरए जो होता है आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, और इसमें हमारा जो सही मैच कर रहा है, वो आपका यहाँ पर देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए आईए इंटू आरए। ये आपका एनएमआरसी मेंटेनर में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर की गति बढ़ाने पर प्रेरित वोल्टता
पर क्या प्रभाव पड़ता है? आगे खाली स्थान है, आप कुछ भी जोड़कर आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ए ऑप्शन बढ़ जाएगी, बी ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं होगा, सी ऑप्शन घटते हुए शून्य हो जाएगी और डी ऑप्शन है घट जाएगी। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद आप इसको आसानी से हल कर पाएँगे। देखिए, ये जो मैंने आपको ऊपर सूत्र बताया था, ईजी बराबर 5 ज़ेड-एन-पी अपान 60 ए जो बताया था, उसी पर ये आपका है। देखिए, डीसी जनरेटर की गति बढ़ने पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, उसका जो वोल्टता होता है, उसका मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि जो एन है, जो गति एन है, उसमें प्रेरित वोल्टता ईजी के अनुक्रमण अनुपाती होता है। मतलब कि ईजी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एन हो जाता है। इसी कारण क्या होता है साथियों? ये बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि कोई डीसी शंट जनरेटर 220 वोल्ट टर्मिनल वोल्टता पर भार को 15 एम्पीयर प्रदान करता है। तो शंट फील्ड प्रतिरोध 220 ओम है, तो आर्मेचर धारा खाली स्थान होगी। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व करने जोग है। देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या-क्या यहाँ पर दिया गया है। जो कि सबसे पहले यहाँ पर आपको एम्पीयर में देखने को मिला है लोड करंट, जो कि 15 एम्पीयर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है? अब यहाँ पर वोल्टता दे दिया गया 220 वोल्ट। तो यहाँ पर आपको किसका मान मिल गया? आईएल का मान मिल गया और भी का मान भी मिल गया। आगे यहाँ पर 220 ओम जो दिया गया है, ये आपका शंट फील्ड प्रतिरोध का दिया गया है। मतलब ये किसका मान दे दिया गया साथियों? आरएसएच का मान दे दिया गया है। ध्यान से बात को सुनिएगा। ये आरएसएच का मान 220 वोल्ट दे दिया गया है। अब हमको निकालना क्या है? इसमें हमको निकालना क्या है साथियों? तो आईएसएच का मान निकालना है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि आर्मेचर धारा को किससे इंडिकेट किया जाता है? आईएसएच से। तो हमारा सूत्र क्या बनेगा? हमारा सूत्र बनेगा आईएसएच बराबर वी अपान आरए। अब देखिए, वी का मान यहाँ पर 220 वोल्ट दे दिया गया है और आरए का मान इसमें कितना दिया गया है साथियों? तो आरए का मान इसमें दिया गया है 220 वोल्ट। ठीक है? वी का मान यहाँ पर 220 दिया गया है और आरए का मान यहाँ पर 220 वोल्ट दे दिए गए। तो हमारा बचा कितना? यहाँ पर 1 बचा और ये जो 1 जो आएगा आईएसएच का मान आएगा और किसमें आएगा? एम्पीयर में आएगा। तो आर्मेचर धारा आपका आईए बराबर आप निकालेंगे आगे बढ़ के सूत्र, जब आप आईएसएच का मान निकालेंगे, आईए का मान निकालेंगे, क्योंकि इसमें आपका आर्मेचर धारा पूछ रहा है। अभी हमने किसका मान निकाला? आईएसएच का मान निकाला। तो आईए के लिए हम यहाँ पर सूत्र इस्तेमाल करते हैं आईएल प्लस आई आपका एसएच हो जाता है। तो आईएल का मान यहाँ पर रखिए, तो आईएल का मान इसमें कितना दिया गया? 15 एम्पीयर दिया गया, तो 15 प्लस आईएसएच अभी हमने निकाला, कितना आया था? 1 आया था। तो 15 प्लस 1 कितना हो गया? 16 हो गया। तो यहाँ पर देखिए, 16 जो एम्पीयर दिया गया हमारा, इसमें आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो बिल्कुल कन्फर्म है, डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि अलग उत्तेजन, मतलब कि यहाँ पर सेपरेटेड एक्साइटेशन की बात कर रहा है। तो अलग उत्तेजन के लिए किस प्रकार के स्रोत का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन डीसी जनरेटर, बी ऑप्शन स्टोरेज बैटरी, सी ऑप्शन सोलर और डी ऑप्शन देंगे रेक्टिफाइड डीसी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को समझिए। इसमें जो आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों साथियों? देखिए, जो अलग उत्तेजन के लिए डीसी जनरेटर जो होता है, ये स्टोरेज बैटरी और जो रेक्टिफाइड डीसी का जो होता है, इसमें ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। और एक वो आपका होता है पृथक उत्तेजित जनरेटर, ठीक है? जिसको सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बोला जाता है। इसका उपयोग वहाँ पर कम किया जाता है, जहाँ पर साथियों उच्च धारा की आवश्यकता हो या क्षेत्र धारा को नियंत्रित करना हो, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएँगे। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर के निम्न ब्रश घर्षण के गुणांक का अधिक मान्य क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन 0.28 और यहाँ पर दिया गया 0.4 और यहाँ पर 0.22 और यहाँ पर दिया गया 0.35। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आपका कौन-सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्यों? देखिए, यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे 0.35। इसका रीज़न क्या है पीछे देखिए, जो डीसी जनरेटर होता है उसको डीसी जनरेटर होता है, इसमें निम्न ब्रश होता है और निम्न ब्रश घर्षण के गुणांक का जो अधिकतम मान होता है वो 0.3
3-5 ही होता है और डीसी जनरेटर में ब्रश का कार्य क्या होता है? कम्यूटेटर से विद्युत धारा एकत्र करके बाह्य परिपथ में भेजना, इसका कार्य होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। और आपसे पूछ दिया जाए कि जो कम्यूटेटर होता है ये किस चीज़ का बना होता है? तो आप बताएँगे कम्यूटेटर का जो ब्रश होता है वो कार्बन के बने होते हैं। रीज़न इसके पीछे ये होता है कि कार्बन का प्रतिरोध तांबे की अपेक्षा क्या होता है? आपका अधिक होता है, जिससे स्पार्किंग जो होता है बिल्कुल यहाँ पर होने की कोई संभावना नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब किसी डीसी श्रेणी मोटर को जनरेटर को लंबी ट्रांसमिशन लाइन के श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो इसे खाली स्थान कहते हैं। जब किसी डीसी श्रेणी जनरेटर को लंबी ट्रांसमिशन लाइन के लिए श्रेणी में जोड़ा जाता है तो इसे क्या बोला जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ए ऑप्शन दिए गए ट्रांसमीटर, बी ऑप्शन बूस्टर, सी ऑप्शन शंट जनरेटर और डी ऑप्शन दिए गए मोटर। देखिए, जब किसी डीसी श्रेणी जनरेटर को लंबी ट्रांसमिशन लाइन के श्रेणी में जोड़ा जाता है तो इसे हम बूस्टर बोलते हैं। क्या बोला जाता है? बूस्टर बोलते हैं। और बूस्टर ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप करने के काम में लाया जाता है। और यहाँ पर जो आपका दिया गया सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। बी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि धारा प्रवाह के लिए ब्रश का कम्यूटेटर के बीच प्रस्तावित प्रतिरोध को खाली स्थान कहा जाता है। ए ऑप्शन ब्रश के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, बी ऑप्शन ब्रश संपर्क प्रतिरोध, सी ऑप्शन ब्रश घर्षण प्रतिरोध और डी ऑप्शन देंगे ब्रश प्रतिरोध। ये भी आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रश संपर्क प्रतिरोध। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, धारा प्रवाह के लिए ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रस्तावित जो प्रतिरोध का जो ब्रश होता है वो संपर्क प्रतिरोध उसको बोला जाता है। और जो कम्यूटेटर का यदि बात किया जाए तो कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? आर्मेचर कुंडल में प्रेरित जो प्रत्यावर्ती धारा है जिसको एसी बोला जाता है, एसी करंट, उसको दिष्ट धारा मतलब कि डीसी में परिवर्तित करना है। और यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन दिया गया क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्न में से क्या एक डीसी मशीन का भाग नहीं है? डीसी मशीन का भाग नहीं है, ये तो आप देखकर ही पकड़ पकड़ लेंगे इसको कि कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। ए ऑप्शन आर्मेचर दिया है, बी ऑप्शन कम्यूटेटर दिया है, सी ऑप्शन टैप चेंजर दिया गया और डी ऑप्शन दिया गया ब्रश। तो आपको यहाँ पर साफ तौर पे दिख रहा है, ये जो टैप चेंजर है, ये डीसी का कोई भी यहाँ पर पार्ट आपको टैप चेंजर के रूप में नहीं देखने को मिलेगा। आर्मेचर देखने को मिलेगा, कम्यूटेटर देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको ब्रश देखने को मिलेगा। लेकिन जो टेप चेंजर है ये नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है? और यदि आपसे पूछ दिया जाए साथियों, इसमें जो यहाँ पर टेप चेंजर है इसके बारे में तो आप क्या कहेंगे? देखिए, टेप चेंजर जो होता है डीसी मशीन का ये भाग नहीं होता है और ये ट्रांसफार्मर का भाग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और डीसी मशीन में इसका कुछ यहाँ पर भाग इसको नाम से नहीं जाना जाता है, नोट कर लीजिएगा इसको। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। जब ट्रांसफार्मर में पूछा जाता है तब आप इसको ज़िक्र कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 45 को ध्यान से देखिए, जिसमें कहा जा रहा है डीसी जनरेटर का कार्य खाली स्थान के उत्पादन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके उत्पादन के सिद्धांत पे कार्य करता है? देखिए साथियों, डीसी जनरेटर जो होता है वो गतिक प्रेरित ईएमएफ के उत्पादन के सिद्धांत पे आधारित होता है। मतलब कि इसका नियम क्या होता है? इसका नियम यही होता है कि यदि किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में चालक का घुमाया जाए तो उसमें क्या होता है चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, जिससे जो बोलते हैं इसको फैराडे के नियम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए, जिसको गतिक प्रेरित ईएमएफ के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे छात्र ईएमएफ का मान यहाँ पर नहीं जानते हो ईएमएफ का मतलब क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ध्यान रखिएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का यहाँ पर आपको लग रहा है कि कन्फ्यूजन है इस तरह, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।